हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के हमारे प्यारे विद्यार्थी कैसे हैं। आशा करते हैं कि वह स्वस्थ होंगे, अपने शिक्षा के प्रति अग्रसर होंगे। विद्यार्थियों, हम आपके सामाजिक विज्ञान जिसे आप आर्थिक विकास की समझ कहते हैं, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का भाग पर हम चर्चा कर रहे थे। विद्यार्थियों, हमने अर्थशास्त्र के दूसरा अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का ये पार्ट 3 आप देख रहे हैं। विद्यार्थियों, हमने इसे पार्ट 1 में पाठ्य का परिचय, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्रों की तुलना करना सीखा था। दूसरे पार्ट में हमने किस तरीके से अधिकतम लोग रोजगार के लिए कहां पर सज्जन हैं, विकसित राष्ट्रों ने किस प्रकार से अपने क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन किए, जैसे पॉइंट पर हमने चर्चा की। आज हम वीडियो के पार्ट 3 में 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है अतिरिक्त रोजगार का सर्जन कैसे करें। यदि भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, भारत में जो अर्थव्यवस्था है, भारत में जो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, यदि हम भारत में अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत में यदि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त से अतिरिक्त रोजगार क्या करना है, सर्जन करना है, उत्पन्न करना है, तो भारत में कुटीर उद्योगों को सबसे ज्यादा बढ़ावा देना होगा, यानी छोटे उद्योगपतियों को सबसे ज्यादा बढ़ावा देना होगा, जिससे वह बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए सक्षम हो और रोजगार का अधिक से अधिक सर्जन हो सके। किसानों के लिए फसल संग्रह के लिए भंडार गृह बनाए जाए, जिससे अधिक से अधिक किसान जो है अपने फसलों को क्या रख पाए, अपने फसलों को संचय कर पाए, क्या कर पाए, संचय कर पाए, और उन्हें जब दाम ऊंचे हो जाए तो उन्हें ऊंचे दाम पर बेचकर आय कमा सके। इससे क्या होगा, किसान के पास अधिक से अधिक आय आएगा और वह अन्य क्षेत्रों में उस पैसे को लगाकर अपने क्षेत्रों का क्या करेगा, सर्जन करेगा, उससे रोजगार का वृद्धि होगी। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में यदि फसल क्या हो, फसल पर सरकार क्या करे, फसल पर सरकार जो है अच्छी सब्सिडी दी तो क्या होगा, इससे क्या होगा, किसान को फायदा होगा, किसान को फायदा होगा तो किसान के पास आय अधिक आएगी। जब किसान के पास अधिक आय आएगी तो क्षेत्र को और रोजगार में भी वृद्धि होगा। ठीक है, जो सरकार क्या करे, सरकार क्या करे, अधिक से अधिक जो है सिंचाई के लिए क्या करे, सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था करे। सिंचाई के लिए जब सरकार अच्छी व्यवस्था करेगी तो जो बंजर जमीनें हैं उस पर भी किसान खेती कर पाएंगे, किसानों की उपज बढ़ेगी, देश की आय बढ़ेगी, और देश की आय बढ़ेगी तो देश का जीडीपी भी बढ़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा। इससे अतिरिक्त से अतिरिक्त रोजगार का सर्जन होता है। यदि अतिरिक्त रोजगार का सर्जन करना है तो यदि हम नीति आयोग की बात करें, जो क्या करती है, देश में योजनाएं बनाती है, योजना नीति आयोग की बात करें तो एक योजना नीति आयोग ने क्या किया, एक सर्वे किया। उस सर्वे में अपनी तरफ से नीति आयोग ने एक बात रखी कि जिनके वर्ष 5 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक कि आयु के जितने भी लोग हैं वो कितने प्रतिशत है भारत में, करीब 60%। अगर इसमें से 51% लोग जो हैं, 60% के 51% लोग विद्यालय जाते हैं, शेष जो बचे जो 9% लोग हैं, या ये आंकड़ा हो सकता है कि एक वर्ष में 2026 की हम बात करें तो हो सकता है बढ़ा हो, तो हम 52 तक रख लेते हैं। ठीक है, तो जो 8% लोग हैं या जो शेष जो है, ठीक है, 60 में से 52 तो मतलब 8% जो लोग हैं वो यदि विद्यालयों में जाएं, क्या करें, वो बच्चे क्या करें, विद्यालयों में जाएं, कॉलेजों में जाएं, इससे क्या होगा, भवन का निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा, भवन का निर्माण होगा। भवन का निर्माण होगा, जो संस्थाएं होंगी, जो संस्थाएं होंगी, इसे संस्थाओं को चलाने के लिए भवन का निर्माण होगा। भवन का निर्माण होने से अधिक लोगों को भवन का निर्माण करने के लिए काम मिलेगा, रोजगार का सर्जन होगा। यदि इससे क्या होगा, जो अध्यापक है, जो क्या है, अध्यापक है, और वो जो कर्मचारी है जो विद्यालयों में काम करते हैं, उसमें क्या होगा, वृद्धि होगी। अधिक से अधिक अध्यापकों को क्या मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, कर्मचारियों को काम करने का मौका मिलेगा, रोजगार का सर्जन होगा। योजना नीति आयोग ने यह सर्वे किया था कि 20 लाख, करीब 20 लाख रोजगार
शिक्षा के क्षेत्र में है। यदि विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं, अधिक से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत करते हैं विद्यालयों में, तो सरकारें क्या करेंगे, और स्कूलें बनाएंगी और अधिक अध्यापकों को नौकरी मिलेगी, कर्मचारी को और अधिक जो है पदें मिलेंगी। तो इससे क्या होगा कि रोजगार का सर्जन होगा। यानी रोजगार का सर्जन करने में देश के प्रत्येक व्यक्ति का क्या होगा, योगदान होगा, तब रोजगार का सर्जन होगा। कुटीर उद्योग, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो कि छोटे मोटे किसान हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जो ग्रामीण योजना है, जो ग्रामीण में जो कार्य करने वाली जो संस्थाएं हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। तो ये संस्थाएं अधिक से अधिक लोगों को काम दे पाएंगी, तो रोजगार का अधिक से अधिक सर्जन होगा। यानी अतिरिक्त रोजगार का सर्जन करने के लिए योजनाएं लानी होंगी और उन योजनाओं में लोगों को संलग्न करना होगा। उन योजनाओं में पवित्रता और भ्रष्टाचार को समाप्त करके अतिरिक्त रोजगार का सर्जन किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट जो है विद्यार्थियों, वो हमारे लिए है महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय योजना। ठीक है, क्या है हमारे लिए? हमारे लिए जो दूसरा पॉइंट है वो है, हमारे लिए जो दूसरा पॉइंट है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण है। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। हो सकता है कि हमारी राइटिंग में गड़बड़ी हो, लिखने में थोड़ा सा इश्यूज हो रहा होगा और आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और आपकी स्क्रीन पर जो हम कह रहे हैं वो चल भी रहा होगा जो हम बताना चाहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी अधिनियम है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, ये केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक ऐसा रोजगार अधिनियम है जिसमें कहा गया है कि भारत में कम से कम अधिक जिलों में जो है रोजगार क्या करेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से अधिक दिनों 100 दिनों का जो है देगी। यानी सरकार जो है 365 दिन 366 दिनों में 100 दिन के लिए 100 दिन का जो है ग्रामीणों को काम देगी। यदि सरकार रोजगार प्रदान करने में असफल रही तो इस प्रकार में सरकार क्या करेगी, बेरोजगारी भत्ता उनको देगी। 1 जुलाई 2026 को, ये जून चल रहा है, जुलाई जब चलेगा तो जुलाई में 1 जुलाई 2026 को इसका नाम बदल दिया जाएगा। अब इसका जो नया नाम होगा वो होगा विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका और आजीविका अधिनियम। यानी इसका नाम विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन 2025 होगा, या आप इसे विकसित भारत जी राम जी 2025 के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला आपका तीसरा पॉइंट है, जो आपका क्या है, तीसरा पॉइंट है, जो आपका तीसरा पॉइंट है वो, यदि हम बात करें संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्रों की, यदि हम बात करें संगठित क्षेत्रों की और असंगठित क्षेत्रों की बात करें, ये दो तरीके का है। ठीक है, संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं, संगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जो कर्मचारी काम करता है या जो भी रोजगार का सर्जन किया जाता है वह औपचारिक रूप से होता है। क्या होता है? औपचारिक रूप से होता है। औपचारिक उसे मान्यता होती है। औपचारिक मान्यता का मतलब यह है कि कानूनी तौर पर उस काम के प्रति क्या होती है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। संगठित जो क्षेत्र होते हैं इनमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनके जो काम करने का जो समय है, कार्य करने का जो क्या है समय है, वह निर्धारित होता है।
वह निर्धारित होता है कि भैया इनको सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ही काम करना है। ठीक है, सुबह के 9 बजे से इन्हें शाम के 6 बजे तक काम करना है, इससे ज्यादा काम नहीं करना है। लेकिन असंगठित क्षेत्रों में क्या होता है, ये सुबह 8 बजे से काम करना शुरू करते हैं और रात के 9 बजे तक काम करते हैं, यानी इन्हें अतिरिक्त काम करना होता है। संगठित क्षेत्रों में वेतन क्या होते हैं, बढ़ती है सरकार के द्वारा, वेतन में वृद्धि होती है, वेतन में वृद्धि होती है। लेकिन असंगठित क्षेत्रों में इसके मुकाबले वेतन कम होती है। संगठित क्षेत्रों में सरकारी कार्यालय आते हैं, ठीक है, लेकिन असंगठित क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर आते हैं, ठीक है, निजी कार्यालय आते हैं। संगठित क्षेत्रों में जो कर्मचारी काम करते हैं, संगठित क्षेत्रों में जो भी कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के प्रति जो होता है, इन्हें सुरक्षा प्रदान कराया जाता है। यदि ये मान लीजिए बीमार पड़ गए, कोई संगठित क्षेत्र का कोई कर्मचारी बीमार पड़ गया, तो इन्हें क्या होगा, इन्हें जो अवकाश मिलेगा वो सरकार के द्वारा मिलेगा। सरकार के द्वारा इन्हें क्या मिलेगा, अवकाश मिलेगा। सरकार इन्हें क्या देगी, अवकाश देगी, और उस अवकाश पर इनका क्या होगा, वेतन भी नहीं काटा जाएगा। इनकी जो मेहनत का जो प्रतिफल है वह उस दिन का भी दिया जाएगा जो कि जब ये कार्य में मौजूद नहीं थे। लेकिन असंगठित क्षेत्रों में ऐसा नहीं होगा। असंगठित क्षेत्रों में यदि व्यक्ति काम पर नहीं जाएगा तो उसका जो वेतन होगा वो उस दिन के हिसाब से काट लिया जाएगा जितने दिन वो काम पर नहीं जाता। ठीक है, संगठित क्षेत्रों में कारखाना अधिनियम है। क्या है, कारखाना अधिनियम है। और यहाँ पर असंगठित क्षेत्रों में कारखाना अधिनियम जो नियम बनाए गए हैं, या जो नियम बनाए गए हैं, या जो विनियम बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, विनियम बनाए गए हैं। जो नियम बनाए गए हैं या फिर जो कानूनी बनाए गए हैं, क्या बनाए गए, कानूनी बनाए गए। विनियम गलत हो जाएगा, यहाँ पर कानून सही होगा। जो नियम या कानून बनाए गए उनकी मान्यता नहीं होती है। यहाँ पर ये लोग बहुत कम मानते हैं, सरकार को बस दिखाने के लिए मानते हैं। लेकिन संगठित क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। संगठित क्षेत्रों में कागजी कार्रवाई के द्वारा जो कार्य होते हैं उनकी मान्यता होती है। तो ये संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतर था। ठीक है, और आप इसमें ऐसे 4-5 अंतर जो है लिख सकते हैं संगठित क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में। ठीक है, वेतन जो है वो समान रूप से मिलता है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें जो कर्मचारी जो होता है वह प्रबंधक के सबसे ज़्यादा करीब होता है, तो उसका वेतन बहुत अधिक होता है, और कम वाले का कम होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे अंतर है संगठित क्षेत्रों में और असंगठित क्षेत्रों में। ठीक है, संगठित क्षेत्रों में यदि किसी को पद से निकाला जाता है तो उसको पत्र दिया जाता है, उसको नोटिस दिया जाता है सरकार के द्वारा कि आपको इस कारण की वजह से आपको इस पद से हटाया जाता है। लेकिन असंगठित क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय पर हटाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो पद दी गई है उसकी कोई मान्यता नहीं है। लेकिन इसकी औपचारिक मान्यता है, संगठित क्षेत्रों की औपचारिक मान्यता है। इसीलिए क्या होता है, इसे औपचारिक तौर पर ही हटाया जा सकता है। लेकिन असंगठित क्षेत्रों में औपचारिक जो मान्यता है इसका कोई प्रतिपालन नहीं किया जाता। तो ये था संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्रों में। और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। पार्ट 4 में नए पॉइंट के साथ मिलेंगे आपके चैप्टर का।